सुबह 7 बजे में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज से घड़ी मिला लीजिए। मैं हूं राजीव शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको ले चलेंगे खबरों के उस सफर पर जो रखेगी आपको अपडेट दिन भर। बिल्कुल, और आपके साथ इस तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले में राजीव का साथ दे रही हूं मैं मीनाक्षी। खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात पीएम पद के उम्मीदवार मोदी की। मोदी के पीएम पद का उम्मीदवार बनने के बाद मोदी आज पहली महारैली का संबोधन करेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में मोदी पूर्व सैनिकों की एक रैली में भाषण देंगे। इस रैली में सेना के रिटायर्ड अधिकारी हिस्सा लेंगे। रैली में पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह भी मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। नरेंद्र मोदी बीजेपी चुनाव प्रचार कमेटी की कमान छोड़ने वाले हैं, लेकिन अब तक साफ नहीं हुआ है कि चुनाव प्रचार कमेटी की कमान संभालेगा कौन। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए, लेकिन अमेरिका अब भी उन्हें वीजा देने के लिए तैयार नहीं है। ओबामा प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि मोदी के लिए अमेरिकी वीजा नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि मोदी अगर दोबारा वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो अमेरिकी नीति के तहत विचार होगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आडवाणी पार्टी से नाराज नहीं है और 25 सितंबर को भोपाल में होने वाली शिवराज सिंह चौहान की रैली में मोदी और आडवाणी दोनों एक साथ लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि आडवाणी से मुलाकात करने के बाद सुषमा स्वराज ने कहा कि आडवाणी जी नाराज नहीं है। बीजेपी ने भले ही आडवाणी को दरकिनार कर मोदी को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर दिया हो, लेकिन अब उसे अपने ही लौह पुरुष से डर सता रहा है। बीजेपी के बड़े नेता आडवाणी से लगातार मिल रहे हैं ताकि आडवाणी कुछ ऐसा न कर दे जो पार्टी के खिलाफ चला जाए। पीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद पूरे देश में मोदी समर्थक अपने अपने तरीके से उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सूरत के एक समर्थक ने मोदी के लिए गाना तैयार किया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मोदी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान जीतूंगी और वो देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मोदी के नाम के ऐलान का स्वागत किया है। शिवसेना ने मोदी की ताजपोशी का स्वागत किया है। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि मोदी के साथ एनडीए के साथ साथ पूरा देश भी है। बीजेपी में पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अब नीतीश के गढ़ में गरजने की तैयारी में है। नालंदा यूनिवर्सिटी में मोदी के स्वागत की तैयारी हो रही है। यहां जगह जगह मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं। स्वागत के बाद मोदी भाषण भी देंगे। उधर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला वाकया है। उन्होंने कहा कि देश कभी भी विभाजनकारी तत्व को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री भीम सिंह की जुबान मोदी पर तल्ख हुई। भीम सिंह ने मोदी को हत्यारा और दंगाई तक कह डाला। नीतीश कुमार के आरोपों पर बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि नीतीश तो खुद विभाजनकारी नेता हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि मोदी के चलते अब बीजेपी अछूत पार्टी हो गई है और अब बीजेपी के साथ और कोई दल नहीं जुड़ने वाले। मोदी को बीजेपी की तरफ से पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किए जाने पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ भी बोलने से बचते रहे। मोदी को कमान मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीएचपी उसी दल और नेता को समर्थन देगी जो राम मंदिर बनाने का भरोसा दे। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना चेहरा बना लिया। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के नाम का कांग्रेस कब ऐलान करेगी, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने इशारा किया कि वो राहुल के नाम का ऐलान नहीं करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कोई तुलना नहीं हो सकती। इधर बीजेपी से अलग थलग महसूस कर रहे आडवाणी पर कांग्रेस का प्यार उमड़ आया है। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि आडवाणी में अभी बहुत दम है। वहीं कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने मोदी के साथ ही आडवाणी को भी लपेटा है। उन्होंने कहा कि मोदी उस बीमारी का नतीजा है जिसे आडवाणी ने फैलाई था। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मोदी पर इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नाम सिकंदर रख लेने से कोई विजेता नहीं बन जाता। पीएम पद के लिए मोदी की उम्मीदवारी पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आखिरकार बीजेपी आरएसएस और रामदेव की धमकियों के आगे झुकी गई और नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया।
क्या अब भी हम ये मान लें कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है? दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दावा किया है कि अगली सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। जितिन प्रसाद बोले हैं कि 2004 और 2009 में बीजेपी की हार हुई और सरकार कांग्रेस की बनी। DU में एबीवीपी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने ट्वीट किया है। गोयल ने कहा है कि ये रिजल्ट बताता है कि दिल्ली का युवा बीजेपी के साथ है। ऐसा ही परिवर्तन दिल्ली और देश के स्तर पर भी करना है। खबर निर्भया गैंगरेप से। उस निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह के बयान को लेकर बवाल मच गया है। एपी सिंह ने कहा था कि अगर उनकी बेटी या बहन बॉयफ्रेंड के साथ देर रात घूमती तो उसे जिंदा जला देते। निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह के विवादास्पद बयान पर दिल्ली की लड़कियों ने कड़ा विरोध जताया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियों ने यहां तक कहा कि एपी सिंह को मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। विवादास्पद बयान देने वाले वकील एपी सिंह पर बार काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। 20 सितंबर को दिल्ली बार काउंसिल ने एक बैठक बुलाई है जिसमें एपी सिंह के बयान को लेकर चर्चा होगी और तय होगा कि उन पर क्या कार्रवाई की जाए। दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद निर्भया के गांव यूपी के बलिया में लोगों ने खुशी मनाई। लोगों ने कैंडल जलाकर निर्भया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस ने 14 नक्सलियों को मार गिराया। यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस के जवानों ने नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले के जंगल कोना गांव में नेताओं और जनप्रतिनिधियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। लोगों ने गांव में बिजली नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को एनआईए की टीम बिहार के दरभंगा लेकर पहुंची। भटकल जिस घर में रहा उसे वहां ले जाकर घंटों पूछताछ की गई। भटकल की निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। कांग्रेस नेताओं को मीडिया ने अपनी बात कैसे रखनी है, इस बात को आज फिर से सिखाया जाएगा। कांग्रेस की ये वर्कशॉप 5 दिनों तक चलेगी। कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्टों को इस वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष चरणदास महंत ने वादा किया कि अगर कांग्रेस सरकार बनी तो हर गरीब को चावल मुफ्त दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी हलचल के बीच बीजेपी टिकटों पर बंटवारे को लेकर माथापच्ची में लगी हुई है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम को लेकर आखिरी फैसले तक पहुंच चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी 4 नामों की सूची तय कर पाई है। बाकी के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में अभी तक ऊहापोह की स्थिति है। रायपुर के अभनपुर में किसान सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने रमन सिंह सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश को अपना छत्तीसगढ़ दौरा Z+ सुरक्षा में करना चाहिए। चंडीगढ़ देश की पहली स्लम फ्री सिटी बनेगी। अपने संबोधन में पीएम मनमोहन सिंह ने ये बातें कही। चंडीगढ़ में पीएम ने 2400 करोड़ की लागत से बने आवासीय परिसर का उद्घाटन करते हुए 8000 से ज्यादा लोगों को नए मकानों की चाबी दी। दिल्ली में कल हिंदी दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कई लोगों को राजभाषा पुरस्कार दिए। विज्ञान भवन में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने की। इस मौके पर सभी ने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। झारखंड कांग्रेस में कलह खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। बालमुचु ने सुखदेव को नासमझ तक कह दिया।
केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज ने दिल्ली जयपुर हाईवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कोटपुतली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दफ्तर पहुंचकर मीटिंग भी ली। इस हाईवे को लेकर संसद तक सवाल उठ चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मुंबई में मुंबा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों पर अंकुश लग गया हो, लेकिन शामली में एक बार फिर तनाव फैल गया, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। मामला फुगाना गांव का है, जहां एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों पर गोलियां चला दी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। वो दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि आज पूरा दिन वो वहीं बिताएंगे। सीएम अखिलेश के साथ एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी जा सकते हैं। हालांकि अफसरों ने अखिलेश को दौरे के लिए मना किया है, लेकिन वो फिर भी जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे आजम खान से जब पूछा गया कि क्या वो सीएम के साथ मुजफ्फरनगर जाएंगे, तो आजम ने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते। मुजफ्फरनगर में हालात सामान्य होने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां का जायजा लेने सोमवार को जाएंगे। अगले हफ्ते सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मुजफ्फरनगर जाकर हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने वाले हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी नेताओं ने बयानों में इनके विरोधाभास नजर आ रहा है। एसपी सुप्रीमो ने जहां इसे जातीय हिंसा बताया, तो अब उन्हीं के भाई और सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव इसे महज एक हादसा बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रतनपाल पवार ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। रतनलाल ने मुलायम सिंह पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। चौरासी कोसी परिक्रमा से पैदा हुई गर्माहट अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि वीएचपी ने एक और यात्रा का ऐलान कर सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। ये यात्रा अयोध्या में होने की बात कही गई है, जिसमें दक्षिण भारत के साधु भी शामिल होंगे। लखनऊ में विधानसभा के सामने कई दिनों से धरने पर बैठे गुंडा हत्याकांड में मारे गए प्रधान नन्हे सिंह यादव के परिवार ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने समय रहते आत्मदाह से उन्हें रोक लिया। पूरा परिवार मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा है। जमीन कब्जे को लेकर आसाराम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब राजस्थान के कोटा में वन विभाग ने उन पर 28 बीघा जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर लिया है। केदारनाथ में 11 सितंबर को सरकार की तरफ से पूजा की शुरुआत किए जाने के बाद अब आम लोग भी पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई पंडित पुरोहितों ने हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना की। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने अजीबोगरीब फतवा सुनाया। उन्होंने कहा कि सगाई के बाद भी लड़के और लड़कियों को फेसबुक पर चैटिंग करना या फोन पर संपर्क में रहना नाजायज है। कानपुर के बरुआ इलाके में एक चलते सीएनजी ऑटो में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ऑटो को अपने जद में ले लिया। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे ड्राइवर समेत 4 लोग सही वक्त पर बाहर निकल गए। पटना में बिजली बोर्ड के ऑफिस के बाहर बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। इससे पहले शुक्रवार को बिजली कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। कोलकाता के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में रैगिंग से 5वीं क्लास की छात्रा की मौत के बाद बंद पड़े स्कूल के बाहर छात्राओं और उनके माता पिता ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने स्कूल प्रिंसिपल से गुजारिश की कि वो दोबारा स्कूल में क्लासेस शुरू करें। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक 20 साल की लड़की के साथ हो रही छेड़छाड़ का जब उसके भाई ने विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। पीड़िता के मुताबिक इलाके के मनचले 1 महीने से उसे परेशान तंग कर रहे थे। महाराष्ट्र के ठाणे में 4 साल की मासूम से बलात्कार का मामला सामने आया है। स्कूल बस के क्लीनर पर मासूम से रेप का आरोप लगाया है। लोगों ने बस मालिक के दफ्तर और बस में तोड़फोड़ की।
मुंबई में चेन स्नैचिंग की वारदात की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बदमाश छीना झपटी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यह घटना गोरेगांव की है, जहां एक बदमाश ने पता पूछने के बहाने चेन छीन ली और फरार होने में कामयाब रहे। मुंबई के गोरेगांव में के अलावा वाशी से भी इस तरह की खबर सामने आई है। यहां की बाइक सवार युवकों ने एक महिला के गले से चेन छीनी। इस झपटामारी में महिला गिर पड़ी और बाइक के साथ कुछ देर तक घसीटती हुई चली गई। मुंबई के नाला सोपारा में एक बैंक के एटीएम में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शातिर लुटेरों के गिरोह ने खुद को एटीएम मैकेनिक बताकर पैसे निकालने आए लोगों के पैसों की ठगी कर फरार हो गए। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक ट्रैवल एजेंट से 2.5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। गुरमीत सिंह नाम के शख्स बैंक से रुपए निकालकर अपने कार से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में बाइक पर सवार अपराधियों ने बंदूक के बल पर उनसे लूट की। दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक एनआरआई के मर्डर से सनसनी फैल गई। 20 साल का अनमोल कुछ ही दिन पहले न्यूयॉर्क से दिल्ली आया था। दिल्ली में एनआरआई के मर्डर की बात है। न्यूयॉर्क से अनमोल कुछ ही दिन पहले दिल्ली आया था और इसका यहां पर मर्डर हो गया।